नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों हमारे चैनल पे आप नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज दोस्तों हम ज्यामितीय के अंदर एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रेखा और कोण। क्या रेखा और कोण? दोस्तों इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले आपको बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि आखिर बिंदु क्या होती है, रेखाखंड क्या होता है, रेखा क्या होता है, किरण क्या होता है, पूरा कोण क्या होता है, संपूरक कोण क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे तरीके से जानकारी होनी चाहिए। ये सभी बेसिक चीज़ें हैं, तो बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए को भी। हाँ, तो आइए दोस्तों हम उन्हीं चीज़ों के बारे में जिक्र कर लेते हैं कि आखिर ये सब होते क्या है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर बिंदु के बारे में लिखा गया है, आप पढ़िए, देखिए बिंदु के बारे में क्या लिखा गया है। कह रहा है कि बिंदु एक निश्चित बारीक पेंसिल द्वारा, कह रहा है कि बिंदु जो होता है एक निश्चित बारीक पेंसिल द्वारा लगाया गया सूक्ष्म चिन्ह होता है। कह रहा है इसे प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से इंगित किया जाता है। चित्र में P एक बिंदु है। ठीक है दोस्तों, इसमें लिखा गया है कि भैया बिंदु, इसमें लिखा गया है कि यदि एक पेंसिल द्वारा एक चिन्ह लगा दिया जाता है, एक चिन्ह लगा दिया जाता है, तो उसी को हम बिंदु कहते हैं। ठीक है, इसे कैपिटल P से हम दर्शाते हैं। जैसे दोस्तों मैंने मार्कर से इस प्रकार का एक चिन्ह बना दिया, इस प्रकार का एक चिन्ह बना दिया, तो ये जो चिन्ह है इसी को हम बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। इसी को हम बिंदु कहते हैं। ठीक है, और ये जो बिंदु होता है दोस्तों, इसे कैपिटल P से दर्शाते हैं, कैपिटल P से दर्शाते हैं, कैपिटल P से दर्शाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि पेंसिल या पेन या मार्कर द्वारा इस प्रकार का एक चिन्ह लगा दिया जाता है तो इसी को हम बिंदु कहते हैं। आपको समझ में आया? हो गया? हाँ, हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गया। आइए दोस्तों हम अगले पॉइंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आखिर होता क्या है। अगले पॉइंट के बारे में आइए चर्चा कर लेते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों रेखाखंड। क्या है? रेखाखंड। अगला पॉइंट है दोस्तों रेखाखंड। तो आपको पता होना चाहिए कि रेखाखंड आखिर होती क्या है। कहोगे? हाँ। तो दोस्तों रेखाखंड के बारे में इसमें दिया गया है, इसमें बताया गया है रेखाखंड के बारे में। क्या बताया गया है? कह रहा है कि दो बिंदुओं ए तथा बी के बीच मिलाए गए भाग को, कह रहा है दो बिंदुओं ए तथा बी के बीच मिलाए गए भाग को रेखाखंड ए बी कहते हैं। इसके दो अंत बिंदु होते हैं। कह रहा है कि जो रेखाखंड होता है उसके दो अंत बिंदु होते हैं तथा इस रेखाखंड ए बी को सामान्यतः ए बी ऊपर एक लाइन खींची गई है, कह रहा है, से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों आपको बिंदु के बारे में पता है? कहोगे? हाँ। दोस्तों जैसे इन्होंने कहा है, बताया गया है रेखाखंड के बारे में कि भैया दो रेखाखंड जो होता है दो बिंदुओं को मिलाने से बनता है, यही तो बताया गया है। कहोगे? हाँ। जैसे दोस्तों एक बिंदु ये मैंने ले लिया, इसका नाम रख दिया ए, एक बिंदु मैंने और ले लिया, इसका नाम रख दिया बी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे? नहीं। ठीक है, अगर दोस्तों मैं इन दोनों बिंदुओं को एक रेखा के द्वारा ऐसे मिला दूं, एक रेखा के द्वारा ऐसे मिला दूं, तो ये जो बनके तैयार हुआ है इसी को हम रेखाखंड कहते हैं। ये जो हमारा ए बी तैयार हुआ है इसी को हम रेखाखंड कहते हैं। अगर मुझे व्यक्त करना हुआ रेखाखंड ए बी को तो मैं कुछ इस प्रकार व्यक्त करूंगा। अगर मुझे ए बी रेखाखंड को व्यक्त करना हुआ लिखकर तो मैं कुछ इस प्रकार व्यक्त करूंगा, इस प्रकार व्यक्त करूंगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। जब भी आपको कहीं इस प्रकार का सिंबल मिले तो आपको समझ जाना है कि भैया ये रेखाखंड है। क्या है? रेखाखंड है। हो सकता है एक्स वाई लिखा हो ए बी की जगह। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। लेकिन अगर ये सिंबल लगा है तो आपको समझ जाना है कि भैया ये रेखाखंड की बात चल रही है। तो आपको समझ में आया रेखाखंड क्या होता है। कहोगे? हाँ। दोस्तों इसके साथ इन्होंने एक बात और बताई कि इसके दो अंत सिरे होते हैं। मतलब इसके आगे ये जो बिंदु है इसके आगे इसके इधर इस साइड बढ़ा हम नहीं सकते हैं। इसी प्रकार ये जो दूसरा बिंदु है इसके आगे हम बढ़ा नहीं सकते हैं, इसलिए कहा गया है कि इसके दो अंत पॉइंट होते हैं, अंत पॉइंट होते हैं। समझ में आपको आया? कहोगे? हाँ। अब दोस्तों किरण के बारे में जान लेते हैं कि आखिर किरण होता क्या है, क्योंकि आपको किरण के बारे में भी पता होना चाहिए। कहोगे? हाँ। दोस्तों किरण के बारे में लिखा गया है, कि एक किरण एक ऐसी रेखा होती है, लिखा गया है किरण एक ऐसी रेखा होती है जिसका एक अंत बिंदु होता है और वह एक दिशा में अनंत तक फैली होती है। क्या? अनंत तक फैली होती है। कह रहा है किरण ओपी को सामान्यतः ओपी ऊपर तीर लगाया है, कह रहा है से व्यक्त करते हैं। जैसे दोस्तों मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों जैसे ये एक बिंदु है और इस बिंदु से मैं किसी भी दिशा में रेखा खींच सकता हूं। कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इस दिशा में ऐसे खींचता जाऊं अनंत तक, तो यही क्या कहलाएगी? किरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? किरण कहलाएगी।
ऐसे मैं खींचता जाऊं आगे तक तो यही क्या कहलाएगी, किरण कहलाएगी। ठीक है, अगर इसका नाम हम ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं अंतिम सिरे को, अंतिम तो सिरा नहीं है, हाँ कि ना कहोगे, हाँ, तो इसे मैं कहूंगा किरण ए बी कहूंगा। क्या कहूंगा, किरण ए बी। अगर मुझे दर्शाना हुआ तो मैं कुछ इस प्रकार दर्शाऊंगा, किरण ए बी को अगर मुझे दर्शाना हुआ तो मैं कुछ इस प्रकार दर्शाऊंगा, हाँ कि ना कहोगे, हाँ। तो आप खुद देख रहे हैं कि इसका एक अंत पॉइंट है, हाँ कि ना कहोगे, हाँ। और इस दिशा में हम बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब ये पता नहीं है कहां तक जाएगा। जैसे हम टॉर्च, आपने टॉर्च को देखा होगा, कहोगे हाँ, तो जहां से टॉर्च जलती है उसका तो वो शुरुआती सिरा होता है, मतलब वो अंत बिंदु है, और लेकिन कहां तक उसकी रोशनी जाएगी हमें नहीं पता है, हाँ कि ना कहोगे, हाँ। तो वो एक तरह से किरण है, वो एक तरह से किरण ही होता है। तो यही यहां पर बताया गया है कि भैया किरण का जो होता है एक अंत बिंदु होता है, एक अंत बिंदु होता है, और जो दूसरा होता है, सिरा होता है, वो अनंत तक फैली होती है, हाँ कि ना कहोगे, हाँ। तो इसका हमने नाम दे दिया ए बी। अगर मुझे किरण ए बी को दर्शाना हुआ तो मैं कुछ इस प्रकार दर्शाऊंगा। ठीक है, रेखाखंड ए बी को दर्शाना हुआ तो कुछ इस प्रकार दर्शाऊंगा, और किरण ए बी को दर्शाना हुआ तो मैं कुछ इस प्रकार दर्शाऊंगा। बताइए आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों हमें सरल रेखा के बारे में जानना चाहिए कि आखिर सरल रेखा होती क्या है। अब हमें सरल रेखा के बारे में जानना चाहिए कि आखिर सरल रेखा होती क्या है, हाँ कि ना कहोगे, हाँ। ठीक है, लिखा है कि सरल रेखा के बारे में लिखा गया है कि रेखाखंड AB को कह रहा है, रेखाखंड AB को दोनों ओर अनंत तक बढ़ाने पर, कह रहा है कि एक रेखाखंड AB है, यदि उसको हम अनंत तक बढ़ा देते हैं, तो एक सरल रेखा AB प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, सरल रेखा AB प्राप्त होती है, हाँ कि ना कहोगे, हाँ। कह रहा है इस रेखा AB को हम AB, ऊपर एक सिंबल का चिन्ह दिखाया गया है, कह रहा है से व्यक्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों दो बिंदु थे, एक बिंदु हमारा A था, एक बिंदु हमारा B था। अगर दोस्तों मैं इन दोनों बिंदुओं को एक इस प्रकार मिला दूं तो ये क्या कहलाएंगे, कहोगे, रेखाखंड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, रेखाखंड कहलाएंगे, हाँ कि ना कहोगे, हाँ। अगर इन दोनों रेखाखंड को मैं बढ़ा दूं दोनों सिरों की ओर, तो ये क्या कहलाएगा, सरल रेखा कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, सरल रेखा कहलाएगा। जैसे मैंने इस साइड ऐसे बढ़ा दिया, इस साइड ऐसे बढ़ा दिया, ठीक है, इसी प्रकार इस साइड ऐसे ऐसे बढ़ाता चला जा रहा हूं, वो कहां तक बढ़ेगा हमें नहीं पता है। ठीक है, ये अनंत तक वास्तव में जा रहा है। ठीक है, तो ये एक तरह से किरण हुआ। क्या हुआ, किरण हुआ। अगर दोस्तों मुझे किरण AB को दर्शाना है तो ये कौन सा किरण हुआ, कहोगे AB किरण हुआ। अगर दोस्तों मुझे किरण AB को दर्शाना है तो कुछ मैं किरण AB को कुछ इस प्रकार दर्शाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता चल गया कि भैया रेखाखंड क्या होता है। दो बिंदुओं को मिलाने पर जो हमारा आकृति प्राप्त होता है उसे रेखाखंड कहते हैं। आपको किरण के बारे में पता चल गया कि भैया किरण का एक अंतिम बिंदु होता है और वो दूसरे से, और जो दूसरा सिरा होता है अनंत तक फैली होती है, हाँ कि ना हो गया। हाँ, इसी प्रकार आपको सरल रेखा के बारे में पता चल गया कि भैया सरल रेखा, यदि रेखाखंड AB को दोनों ओर हम अनंत तक बढ़ाते हैं तो उसे सरल रेखा कहते हैं, हाँ कि ना कहोगे। हाँ, तो दोस्तों आपके 4 पॉइंट क्लियर हो गए। हाँ, हो गया कि नहीं कहोगे। हाँ, अब इन्होंने सरल रेखा के बारे में कुछ जानकारियां भी दी है। क्या दी गई है कि भैया सरल रेखा AB की निश्चित लंबाई नहीं होती है। आप खुद सोचिए दोस्तों, ये जो AB सरल रेखा है, AB जो सरल रेखा है, इसकी क्या निश्चित लंबाई हो सकती है, कहोगे नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये अनंत तक बढ़ाई जा रही है, ये अनंत तक बढ़ाया जा रहा है। और जब अनंत तक बढ़ाया जा रहा है तो हम थोड़ी ना माप सकते हैं। हम कहां माप सकते हैं? जब माप नहीं सकते हैं तो इसका कोई निश्चित लंबाई होगी, कहोगे नहीं होगी। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ गई, कहोगे हाँ। इसी प्रकार दूसरा इसके बारे में जानकारी दी गई है कि सरल रेखा AB का अंतिम बिंदु नहीं होता। अब खुद सोचिए दोस्तों, ये अनंत तक बढ़ रही है, इस साइड अनंत तक बढ़ा रहे हैं, इस साइड अनंत तक बढ़ा रहे हैं, तो इसका कोई निश्चित बिंदु है, अंतिम बिंदु है? इसका कोई अंतिम बिंदु है, कहोगे नहीं है, होता नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया सरल रेखा की जो होता है उसका कोई निश्चित बिंदु या अंतिम बिंदु नहीं होता है। यहां तक आपको समझ में आया, कहोगे हाँ, हमें ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, इसके बारे में एक और जानकारी दी गई है। कह रहा है कि दो दिए गए बिंदुओं से होकर गुजरने वाली केवल एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है। आप खुद सोचिए दोस्तों, दो बिंदु मैंने आपको दे दिए, ठीक है।
अब मैंने कहा कि कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो आप खुद सोचिए, एक सरल रेखा मैंने ये खींच ली, एक सरल रेखा मैंने ये खींच ली, एक सरल रेखा मैंने ये खींच ली। अब बताइए, एक सरल रेखा मैंने ये खींच ली है, तो अब इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली कोई दूसरी सरल रेखा आप खींच सकते हैं? कहोगे नहीं खींच सकते हैं, ये इम्पॉसिबल है, हम खींच ही नहीं सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर मैं ऐसे खींचता हूं तो इस बिंदु से तो होकर जाएगा रेखा, लेकिन इस बिंदु से नहीं जाएगा। अगर ऐसे खींचने की चाहे जैसे मैं प्रयास करूं, नहीं खींच सकता हूं। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। इसीलिए कहा गया है कि भैया, इसीलिए कहा गया है कि भैया कि दो बिंदुओं से केवल एक ही सरल रेखा खींच सकते हैं। आपको यहां तक समझ में आया? कहोगे हाँ, हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। ठीक है। अब दोस्तों अगला पॉइंट आता है संरेख बिंदु। क्या आता है? संरेख बिंदु। कि आखिर संरेख बिंदु आखिर होता क्या है? क्या संरेख बिंदु के बारे में हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। संरेख बिंदु के बारे में पहला किसका एग्जाम्पल है? कहोगे रेखाखंड का एग्जाम्पल है। रेखाखंड के बारे में जानकारी मैंने दी है। ठीक है। ये क्या है? कहोगे ये तो देखा जाए तो किरण है। किरण नहीं है, क्या है? सरल रेखा है। ये सरल रेखा है। ठीक है। और ये क्या है? कहोगे ये तो देखा जाए तो किरण है। क्या है? किरण है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों हम समझ लेते हैं कि संरेख बिंदु क्या होते हैं। ठीक है। इसके बारे में लिखा गया है कि यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होते हैं तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं। क्या? संरेख बिंदु कहलाते हैं। कह रहा है कि यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित होते हैं तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं। दोस्तों हम रेखा खींच लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने एक रेखा खींच लिया, सरल रेखा या रेखा दोनों एक ही बात है। ठीक है। सरल रेखा या रेखा एक ही बात है। ठीक है। जैसे दोस्तों मैंने एक रेखा खींच लिया, एक सरल रेखा खींच लिया, और इस पर यदि तीन या जितने भी बिंदु की बात कर रहे हैं, 3 से अधिक, ठीक है, 3 या 3 से अधिक बिंदु इस प्रकार सरल रेखा पर स्थित है तो ये बिंदु संरेख कहलाएंगे। अगर कोई इनमें से कोई भी एक बिंदु यहां पर स्थित होता तो ये संरेख बिंदु नहीं कहलाते। क्या? संरेख बिंदु नहीं कहलाते, मतलब ये असंरेख बिंदु कहलाते। लेकिन संरेख बिंदु की बात चल रही है तो जितने भी बिंदु होंगे यदि वे सरल रेखा पर स्थित है तो वे संरेख बिंदु कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? संरेख बिंदु कहलाएंगे। दोस्तों एक चीज और है, मैंने इन दोनों बिंदुओं को केवल मिलाया था, रेखा के द्वारा नहीं मिला रहा हूं। ठीक है, मिलाया हूं। मैंने गलती से शुरुआत में कह दिया था कि दोनों बिंदुओं को रेखा के द्वारा मिला रहे हैं। ठीक है, मैं केवल मिला रहा हूं इन दोनों बिंदुओं को, और ये बिंदु जो मिलाने पर जो हमारा तैयार हुआ है इसी को हम रेखाखंड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या कहलाएंगे? ये कौन से बिंदु कहलाएंगे? तो संरेख बिंदु कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? संरेख बिंदु कहलाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपको संरेख बिंदु के बारे में पता चला? कहोगे हाँ। अब दोस्तों संपाती रेखा किसे कहते हैं? संपाती रेखा किसे कहते हैं, इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। कहोगे हाँ। तो लिखा है संपाती रेखा के बारे में कि यदि 3 या 3 से अधिक रेखाएं संपाती कहलाती हैं। कह रहा है 3 या 3 से अधिक रेखाएं संपाती कहलाती हैं यदि वे सभी एक उभयनिष्ठ बिंदु से होकर गुजरे। जैसे दोस्तों एक रेखा ये है, एक रेखा मैंने ये खींच ली। ठीक है, एक रेखा मैंने ये खींच ली, 2 रेखा हो गई। 3 या 3 से अधिक रेखा की बात हो रही है। ठीक, 3 या 3 से अधिक रेखा की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, जैसे 2 रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं, अगर तीसरी रेखा भी इस बिंदु से होकर जा रही है, दोस्तों 2 रेखाएं हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब इस बिंदु से होकर दोनों रेखाएं जा रही हैं। हाँ कि ना? यहाँ अगर दोस्तों तीसरी रेखा जो है इसी बिंदु से ऐसे ही होकर जा रही है तो ये संपाती रेखाएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? संपाती रेखाएं कहलाएंगी। अगर चौथी रेखा भी जैसे कि 4 रेखाएं होती और चारों इस बिंदु से होकर जाती तो ये चारों रेखाएं संपाती रेखाएं कहलाती। क्या कहलाती?
चारों रेखाएं संपाती रेखाएं कहलाती। अगर 5 रेखाएं होती और पांचों इस बिंदु से होकर जाती तो पांचों रेखाएं हमारी संपाती रेखाएं कहलाती। क्या कहलाती? संपाती रेखाएं कहलाती। संपाती रेखाएं कहलाती। संपाती रेखाएं संपाती रेखा कहलाती। क्या कहलाती? संपाती रेखा कहलाती। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। मैंने कहा ठीक है। अब अगला दोस्तों आता है प्रतिच्छेद रेखाएं, प्रतिच्छेदित रेखाएं। कि आखिर प्रतिच्छेदित रेखाएं होती क्या है, इन सब इसके भी बारे में जानकारी होनी चाहिए। कहोगे हाँ ठीक है। लिखा है कि दो रेखाएं जिनके कम से कम एक बिंदु सर्वनिष्ठ हो। कह रहा है कि दो रेखाएं जिनके एक कम से कम एक बिंदु सर्वनिष्ठ हो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है। चित्र में ए बी तथा सी डी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं जो ओ बिंदु पर काटती हैं। क्या? ओ बिंदु पर काटती हैं, लेकिन गलती से वो बिंदु दिखाया नहीं गया है। ठीक है, टाइपिंग करने में मुझसे गलती हो गई है, भूल गया था। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों दो रेखाएं हैं, मान लीजिए एक रेखा ये है। जैसे दोस्तों दो रेखाएं हैं, ठीक है, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, और दोनों रेखाएं, और इस रेखा का नाम मैंने दे दिया ए बी, इस रेखा का नाम दे दिया सी डी। तो आप मुझे बताइए ये दोनों रेखाएं किस बिंदु पर काट रही हैं? तो वह इस बिंदु पर काट रही है, इस बिंदु पर काट रही है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो ये दोस्तों दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद ही तो कर रही हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो यही दोस्तों दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि दो रेखाएं जब एक दूसरे को आपस में काटती हैं तो वे रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया, और यही बात लिखा गया है कि दो रेखाएं जिनका कम से कम एक बिंदु सर्वनिष्ठ है। अब खुद बताइए दोस्तों, दोनों रेखाओं का एक बिंदु सर्वनिष्ठ है कि नहीं? इस रेखा के लिए ये बिंदु है और इस रेखा के लिए भी एक बिंदु, यही बिंदु है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो ये बिंदु सर्वनिष्ठ है कि नहीं दोनों रेखाओं के लिए? कहोगे हाँ। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि तो दोस्तों आपको पता चल गया प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में? कहोगे हाँ, हमें प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में पता चल गया। ठीक है दोस्तों, जहां पर काट रही है उसका नाम ओ भी हम रख सकते हैं। आपका जो भी दिल कर रहा है वो नाम रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अधिकतर हम वो ही मानते हैं। केंद्र को या प्रतिच्छेदी रेखाएं जो होती है, प्रतिच्छेद जहां पर करती हैं वही मानते हैं, लेकिन आप वैसे चाहे जो मान सकते हैं, आपका जो दिल करे। ठीक है, आपको समझ में यहां तक आया? कहोगे हाँ। अब आती है दोस्तों समांतर रेखाएं, कि आखिर समांतर रेखाएं क्या होती हैं, इसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। समांतर रेखा क्या होती है इसके बारे में भी हमें जानकारी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैं यहां से चीजों को मिटा देता हूं एक बार। ठीक है, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या कह रहा है? समांतर रेखाओं के बारे में क्या बताया गया है? कह रहा है कि दो रेखाएं ए बी तथा सी डी समांतर कहलाती हैं। कह रहा है कि दो रेखाएं ए बी तथा सी डी समांतर कहलाती हैं यदि उनके बीच की लंबवत दूरी समान रहे। तब उनके बीच की लंबवत दूरी क्या है? समान रहे। ठीक है, कह रहा है तब हम लिखते हैं ए बी। कह रहा है कि यदि हम लिखना चाहें दोनों समांतर रेखाओं को तो ए बी, उसके बाद डबल लाइन खींची गई है, उसके बाद लिखा गया सी डी। मतलब ये दर्शाने का एक तरीका हो गया दोनों समांतर रेखाओं को। ठीक है दोस्तों, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों जैसे एक रेखा मैंने खींच ली, एक रेखा खींच ली ए बी, इसका नाम दे दिया ए बी। एक रेखा मैंने खींच ली सी डी, एक रेखा खींच ली सी डी। ठीक, इन्होंने कहा कि दो रेखाएं ए बी तथा सी डी समानांतर कहलाती हैं यदि उनके बीच की लंबवत दूरी समान रहे। लंबवत दूरी का मतलब है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यदि समान रहता है, हमेशा समान रहता है, हमेशा समान रहता है, तो ये दोनों समांतर रेखाएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? समांतर रेखाएं कहलाएंगी। मतलब अब खुद सोचिए दोस्तों, ये रेखा है, सरल रेखा है, तो ये अनंत तक जाएगी, ये भी अनंत तक जाएगी। तो इनके बीच की दूरी यदि हमेशा मेंटेन रहती है, हमेशा बराबर रहती है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? समांतर रेखाएं कहलाएंगी। समांतर रेखाओं का आप एग्जाम्पल पटरी भी देख सकते हैं। रेल की पटरियां जो होती है समांतर ही होती हैं, कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अब दोस्तों ए बी और सी डी तो समानांतर है, समानांतर है। अगर मुझे लिखना हुआ, इन दोनों को दर्शाना हुआ कि ए बी समानांतर है सी डी के, तो मैं कुछ इस प्रकार लिखूंगा, ए बी
सिंबल लगाऊंगा समानांतर का, ये होता है समानांतर का सिंबल, और लिख दूंगा CD। तो हम कह सकते हैं कि अगर ऐसा कहीं मिला है तो हम कह सकते हैं AB समानांतर है CD की, मतलब कुछ है। हम इस चीज को हम कुछ इस प्रकार दर्शा सकते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई हो गया? हाँ, हमें ये चीज समझ में आ गई है अच्छे तरीके से। ठीक है, अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आखिर कोण होता क्या है। क्या कोण होता क्या है? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, लिखा है कि कोण के बारे में बताया गया है कि दो किरण कह रहा है। कोण के बारे में बताया गया है कि दो किरणें OA तथा OB जिनका सर्वनिष्ठ बिंदु O है, कोण AOB बनाती हैं, जिसे हम कोण, एक सिंबल बना के दिया है, उसे हम कोण कहते हैं। ठीक है, कह रहा है जिसे हम कोण AOB से व्यक्त करते हैं। क्या? कोण AB से व्यक्त करते हैं। दोस्तों हो सकता है आपको दिखाई ना दे रहा हो कोण AB, जो कोण का सिंबल बना के दिया है, मैं आपको अभी लिख कर बता दूंगा। ठीक है, कह रहा है कि जिसे हम कोण AOB से व्यक्त करते हैं। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे कोण अब किसे कहते हैं, ये चीज हमें जानकारी होनी चाहिए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, जैसे एक किरण हम खींच ले रहे हैं OA, अब आपको किरण पता है, किरण क्या होता है कहोगे? किरण का एक अंतिम बिंदु होता है और एक अनंत बिंदु होता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों मैं एक किरण खींच ले रहा हूं OA, ठीक, मान लेता हूं ये जो है हमारा वो अंतिम बिंदु है और ये जो है अनंत बिंदु है। ठीक है, मैंने एक किरण खींच लिया OA। ठीक, कोई यहां तक दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं। अब दूसरा मैं किरण खींच लेता हूं OB, दूसरा किरण मैं खींच ले रहा हूं OB, तो OB भी तो यही खींचा जाएगा कहोगे? हाँ। मैंने कुछ इस प्रकार OB किरण खींच लिया, ये अनंत तक जाएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ये अनंत तक जाएगा। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि एक किरण मैंने OA खींचा है, एक किरण हमारा OB खींचा गया है, और उनका इन दोनों किरणों का एक सर्वनिष्ठ बिंदु है। क्या है? सर्वनिष्ठ बिंदु है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। अब ये इसी को दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि एक किरण OA है, एक किरण OB है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों इन दोनों किरणों के बीच में एक कोण भी बना होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कुछ कोण भी बना होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इन दोनों किरणों के बीच में एक कोण बना होगा। क्या बना होगा? कोण बना होगा। तो अगर इन दोनों किरणों के बीच में एक कोण बना है तो इसे हम कह सकते हैं कोण AOB कह सकते हैं। दोस्तों ये जो कोण बन रहा है किस बिंदु पर बन रहा है? O पे बन रहा है। तो जो कोण बनता है उसे हम बीच में लिखकर बोलते हैं। कहां पर बोलते हैं? बीच में बोलते हैं हम। दोस्तों यहां पर जो कोण बना है उसे हम बोलेंगे कोण AOB। अगर मुझे दर्शाना हुआ तो मैं कुछ इस प्रकार दर्शाऊंगा। ये होता है कोण का सिंबल, कोण AOB कह सकता हूं। अगर मुझे कहना हुआ कि भैया कोण AOB, तो मैं कुछ इस प्रकार कहूंगा। आप इसी चीज को आप दूसरी भाषा में भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हो भैया कोण BOA भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कोण BOA भी कह सकते हैं। कोण BOA भी कह सकते हैं। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों आइए हम अगली चीज के बारे में जिक्र कर लेते हैं। अगला चीज है समकोण। क्या है अगला चीज? हमारा समकोण है। आखिर आपको समकोण के बारे में भी पता होना चाहिए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, समकोण के बारे में भी पता होना चाहिए। लिखा है जिस कोण का माप 90 डिग्री होता है उसे समकोण कहते हैं। समकोण के बारे में लिखा है कि जिस कोण का माप 90 डिग्री होता है उसे समकोण कहते हैं। आखिर समकोण कैसे बनता है ये भी तो पता होना चाहिए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक दोस्तों, जैसे एक क्षैतिज रेखा है, यदि एक क्षैतिज रेखा, दोस्तों आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे ये क्षैतिज रेखा है, ठीक है, क्षैतिज रेखा है। ठीक है दोस्तों, जब किसी क्षैतिज रेखा पर एक लंबवत रेखा ऊर्ध्वाधर गिरती है, जब किसी क्षैतिज रेखा पर एक लंबवत रेखा ऊर्ध्वाधर गिरती है, जब किसी क्षैतिज रेखा पर एक ऊर्ध्वाधर रेखा लंबवत गिरती है,
तो उन रेखाओं के बीच में एक कोण का निर्माण होता है जिसे हम समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। दोस्तों इस रेखा पर इस रेखा पर इस रेखा पर एक लंबवत रेखा गिरी है और इन रेखाओं के बीच में, इन दोनों रेखाओं के, इस रेखा और इस रेखा के बीच में एक कोण बन रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और इसी कोण को दोस्तों हम समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। ये जो कोण बन रहा है इसी को हम समकोण कहते हैं। और समकोण का जो मान होता है दोस्तों, समकोण का जो मान होता है उसे 90 डिग्री कहते हैं। मतलब अगर 90 डिग्री कहीं लिखा है तो वो समकोण है। क्या है? समकोण है। समकोण है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहाँ तक आपको बातें समझ में आई? कहोगे हाँ। हमें समकोण के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आ गया। ठीक है। अब दोस्तों आता है ऋजु कोण। आखिर ऋजु कोण क्या होता है? ऋजु कोण को दोस्तों हम सीधा कोण भी कह सकते हैं, सरल कोण भी कह सकते हैं। ऋजु कोण को हम सरल कोण भी कह सकते हैं, सीधा कोण भी कह सकते हैं। ठीक है। अब दोस्तों ऋजु कोण के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि आखिर ऋजु कोण किसे कहते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है। कह रहा है कि जिस कोण का माप 180 डिग्री होता है उसे हम ऋजु कोण कहते हैं। कह रहा है जिस कोण का माप 180 डिग्री होता है उस कोण को हम ऋजु कोण कहते हैं। ठीक है। जैसे दोस्तों आपको पता होगा, ठीक है, आपको पता होगा, ठीक है, ये पूरा कोण कितने डिग्री का होता है? ये यहां से दोस्तों आपको पता होगा ये कोण कितने डिग्री का होता है? कहोगे ये कोण तो होता है 180 डिग्री का। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मैंने पूछा ये कोण कितने डिग्री का होता है, तुरंत आपने कहा कि भैया ये 180 डिग्री का होता है। क्या होता है? 180 डिग्री का होता है। क्या होता है दोस्तों? 180 डिग्री का कोण होता है। ठीक है। और इसी को दोस्तों हम सरल कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल कोण कहते हैं। आपको समझ में आया? कहोगे हाँ। इसे दोस्तों हम समकोण कहते हैं। मतलब अगर 90 डिग्री कहीं दिख जाए तो वो सरल कोण होगा, समकोण होगा। ठीक है। और अगर 180 डिग्री कहीं दिख जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? सरल कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? सरल कोण कहेंगे। आपको यहाँ तक समझ में आया? कहोगे हाँ। इस चीज के बारे में हमें अच्छे तरीके से पता भी था। मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों अगले पॉइंट, न्यून कोण। आइए दोस्तों हम न्यून कोण के बारे में चर्चा करते हैं। न्यून कोण, ठीक है, न्यून कोण के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। लिखा है न्यून कोण के बारे में, जिस कोण का माप कर रहा है, जिस कोण का माप 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक क्षैतिज रेखा थी और इस क्षैतिज रेखा पर एक ऊर्ध्वाधर रेखा लंबवत गिरती है, तो उन दोनों रेखाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है। अगर दोस्तों एक बात बताइए दोस्तों, अगर मैं एक रेखा ऐसे खींच दूं, एक रेखा ऐसे खींच दूं, तो इन दोनों रेखाओं के बीच में जो कोण बनेगा, वो 90 डिग्री से कम होगा कि नहीं? कहोगे 90 डिग्री से तो कम होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर मैं ऐसे खींच दूं तो कहोगे तब भी 90 डिग्री से कम होगा। अगर मैं ऐसे खींच दूं तो कहोगे तब भी 90 डिग्री से कम होगा। इन दोनों रेखाओं के बीच में जो कोण बनेगा 90 डिग्री से कम होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो इन्हीं कोणों को हम न्यून कोण कहते हैं। मतलब एक ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम हो उसे हम क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण कहेंगे। ठीक है। जैसे दोस्तों दो रेखा है, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है। अगर इनके बीच में x डिग्री का कोण बन रहा है, यदि इन दोनों रेखाओं के बीच में x डिग्री का कोण बन रहा है और इस कोण का मान, ये जो कोण बना है, ये जो कोण बन रहा है दोनों रेखाओं के बीच में, यदि इसका मान 0 अंश से अधिक है और 90 डिग्री से कम है, तो इसी को हम क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। न्यून कोण कहेंगे। आपको समझ में आया? यहाँ पर कहोगे हाँ, हमें चीजें समझ में आ गई हैं अच्छे तरीके से। न्यून कोण किसे कहते हैं? लेकिन ठीक है, एक बार बताइए किसे कहते हैं? कहोगे ऐसा कोण जो 0 अंश से अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो उसे हम न्यून कोण कहेंगे।
मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों आती है बात अधिकता है दोस्तों, अधिक कोण। क्या आता है? अधिक कोण। अधिक कोण समझने से पहले मैंने आपको के सामने समकोण कोण बनाया, एक समकोण बनाया, कोण बनाया, ठीक है। अगर दोस्तों मैंने समकोण कोण बनाया है तो इन दोनों रेखाओं के बीच में एक कोण बन रहा होगा और उस कोण की वैल्यू कितनी डिग्री होगी? कहोगे 90 डिग्री होगी। क्या होगी? 90 डिग्री होगी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं। दोस्तों एक बात बताइए, अगर मैं इस रेखा को ऐसे ऐसे बढ़ा दूं तो इस रेखा और इस रेखा के बीच में भी 90 डिग्री का कोण बनेगा? कहोगे हाँ, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो आप मुझे बताइए, अगर यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बना तो ये पूरा कोण तो हमारा 180 डिग्री का कहलाया? कहोगे हाँ, 180 डिग्री का कोण कहलाया। ठीक है। अब दोस्तों एक बात बताइए, अगर मैंने एक ऐसे रेखा खींच दी, एक ऐसे रेखा खींच दी, एक ऐसे रेखा खींच दी, तो आप मुझे बताइए इस रेखा, इस रेखा, इस रेखा, इस रेखा और इस रेखा के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है? इस रेखा और इस रेखा के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है? कहोगे 90 डिग्री से अधिक का कोण बनेगा। 90 डिग्री से अधिक का कोण बनेगा। और दोस्तों जब 90 डिग्री से अधिक का कोण बने तो उसी को हम क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। लेकिन दोस्तों वो कोण जो बनेगा 90 डिग्री से अधिक, वो कोण 180 डिग्री से कम होना चाहिए। और ऐसे कोण को हम क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। आपके सामने आकृति बनाकर दिखाई गई है, ठीक है। एक रेखा ये है, एक रेखा हमारा ये है, ठीक है। और इन दोनों रेखाओं के बीच में एक कोण बन रहा है, इन दोनों रेखाओं के बीच में एक कोण बन रहा है जिसकी वैल्यू x डिग्री है। अगर दोस्तों इस कोण, ये जो हमारा x डिग्री का कोण बन रहा है, अगर इसकी वैल्यू 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम है, 180 डिग्री से कम है, तो इसे हम क्या कहेंगे? कहोगे इसे हम अधिक कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? कहोगे अधिक कोण कहेंगे। आपको यहां तक क्लियर हुआ? बात क्लियर हुआ चीजें? कहोगे हाँ, यहां तक हमें क्लियर हो गया। हमें पता चल गया कि न्यून कोण किसे कहते हैं और अधिक कोण किसे कहते हैं। तो आप मुझे बताइए न्यून कोण किसे कहते हैं? कहोगे ऐसा कोण जो 0 डिग्री से तो अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। मैंने कहा ठीक है। और अधिक कोण? कहोगे अधिक कोण ऐसा कोण जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो, उसे हम अधिक कोण कहते हैं। ठीक है। अब दोस्तों आती है बात प्रतिवर्ती कोण की, कि आखिर प्रतिवर्ती कोण क्या होता है। ठीक है। कह रहा है कि जिस कोण का मान 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम होता है उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए दो रेखाएं थी, एक रेखा ये थी और एक रेखा ये थी। अगर दोस्तों ये दोनों रेखाएं हैं तो इन दोनों रेखाओं के बीच में कुछ कोण बनेगा? कहोगे हाँ। मान लेते हैं दोस्तों ये 8 डिग्री का कोण बना रहे हैं, ये दोस्तों 8 डिग्री का कोण बना रहे हैं, ठीक है। अगर दोस्तों इन दोनों के बीच में जो 8 डिग्री का कोण बन रहा है उसकी वैल्यू 180 डिग्री से 180 डिग्री से अधिक है, 180 डिग्री से अधिक है, 180 डिग्री से अधिक है और 360 डिग्री से कम है, 360 डिग्री से कम है, 360 डिग्री से कम है, तो इसे हम क्या, कौन सा कोण कहेंगे? प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? एक बार फिर से बोल दो। और ये प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छे आपने जवाब दिया। मैंने कहा ठीक। अब आइए दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा है पूरक कोण। आखिर पूरक कोण किसे कहते हैं ये भी तो जानना जरूरी है। हमने अधिक कोण के बारे में जान लिया, न्यून कोण के बारे में जान लिया, प्रतिवर्ती कोण के बारे में जान लिया। अब हमें जानना जरूरी होगा कि भैया पूरक कोण किसे कहते हैं, पूरक कोण किसे कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, पूरक कोण किसे कहते हैं अब उसके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। लिखा है जब दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर होता है। कह रहा है कि जब दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर होता है तो ऐसे कोण पूरक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, एक कोण हमारा x डिग्री है, एक कोण हमारा y डिग्री है और उन दोनों का जोड़ 90 डिग्री के बराबर दिया गया है। ठीक है, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों हम एक समकोण बना लेते हैं। एक समकोण मैंने बना लिया, एक मैंने समकोण बना लिया। मैंने एक समकोण बना लिया। ठीक है,
इन दोनों, और मैंने एक रेखा ऐसे खींच दी, एक रेखा ऐसे खींच दी, एक रेखा ऐसे खींच दी। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आप मुझे बताइए, मैंने एक रेखा ऐसे खींच दी, तो आप मुझे बताइए इस रेखा और इस रेखा के बीच में कुछ डिग्री का कोण बन रहा होगा कि नहीं कहोगे? हाँ। कितने डिग्री का कोण बन रहा होगा कहोगे? x डिग्री। कुछ डिग्री का कोण बन रहा होगा कि नहीं कहोगे? हाँ, कुछ डिग्री का कोण बन रहा है। मान लेते हैं दोस्तों x डिग्री का कोण बन रहा था, मान लीजिए दोस्तों x डिग्री का कोण बन रहा था। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं। ठीक दोस्तों, एक बात बताइए, इस रेखा इस रेखा इस रेखा के बीच में भी तो कुछ डिग्री का कोण बना होगा कहोगे? हाँ। मान लेते हैं दोस्तों इन दोनों रेखाओं के बीच में y डिग्री का कोण बना है, y डिग्री का कोण बना है। तो आप मुझे बताइए इस रेखा और इस रेखा के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा था कहोगे? आपने तो समकोण बनाया था, जब समकोण बनाया था तो इस रेखा और इस रेखा के बीच में तो 90 डिग्री का कोण बना है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, अगर दोस्तों इस रेखा और इस रेखा के बीच में 90 डिग्री का कोण बना है, तो आप मुझे बताइए दोनों जो कोण है हमारा x डिग्री और y डिग्री के जो कोण बन रहा है इस रेखा और इस रेखा के बीच में, और इस रेखा और इस रेखा के बीच में जो कोण बन रहे हैं, उन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा कि नहीं कहोगे? हाँ, होगा। मतलब कहोगे, मतलब x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई, मतलब दोनों कोणों का योग जो होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। और ऐसे ही कोणों को दोस्तों हम क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि दो पूरक कोण का योग हमेशा 90 डिग्री होगा। दो पूरक कोण का योग हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि भैया दो पूरक कोणों का योग 90 डिग्री का होता है। क्या होता है? 90 डिग्री होता है। आपसे कह देगा कि एक पूरक कोण हमारा 30 डिग्री है, तो दूसरा पूरक कोण बताइए क्या होगा। आपको ये बात ध्यान रहेगी, अगर आपको ये बात ध्यान है कि भैया दो पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है, अगर उसमें से एक कोण 30 डिग्री है तो दूसरा कोण क्या होगा? 60 डिग्री होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आपसे कह सकता है कि भैया दूसरा पूरक कोण 60 डिग्री है, तो बताइए पहला पूरक कोण क्या होगा? तो आप खुद बताइए पहला पूरक कोण क्या होगा? कहोगे 30 डिग्री होगा। क्यों होगा? कहोगे दोनों पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है, अगर उसमें से एक 60 है तो दूसरा तो 30 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो इस प्रकार के आपके सामने क्वेश्चन बनाकर दिए जा सकते हैं, अभी उसके ऊपर मैं जिक्र भी कर लूंगा। ठीक है, अब आता है समपूरक कोण। क्या? समपूरक कोण, जिसे सरल कोण भी कहते हैं। समपूरक कोण क्या? समपूरक कोण, सरल कोण नहीं कहते हैं। ठीक है, समपूरक कोण। ठीक है दोस्तों, मैंने एक सरल कोण बनाया। क्या बनाया? सरल कोण बना लिया। सरल कोण आपको पता है, रिजु कोण जिसे कहते हैं, सीधा कोण भी कहते हैं, बना लिया। ठीक है, अगर बना लिया तो ये पूरा कोण कितने डिग्री का बनेगा कहोगे? ये 180 डिग्री का कोण होगा। कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का होगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं। दोस्तों मैंने एक रेखा ऐसे खींच ली, एक रेखा ऐसे खींच ली, एक रेखा ऐसे खींच ली। ठीक है, तो दोस्तों एक बात बताइए, इस रेखा और इस रेखा के द्वारा मिटा दे रहा हूं इसे। ठीक है, इस रेखा और इस रेखा के द्वारा कुछ डिग्री का कोण बनाया जा रहा होगा कहोगे? हाँ। मान लेते हैं दोस्तों x डिग्री का कोण बनाया जा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार इस रेखा और इस रेखा के द्वारा कुछ कोण बनाया जा रहा होगा कहोगे? हाँ। मान लेते हैं y डिग्री का कोण बनाया जा रहा है। ठीक, तो आप मुझे बताइए x y दोनों कोणों का योग, x और y कोणों का योग 180 डिग्री होगा कि नहीं कहोगे? हाँ, होगा, 180 डिग्री होगा। और इन्हीं कोणों को दोस्तों हम क्या कहते हैं? समपूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? समपूरक कोण कहते हैं। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि दो समपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आपसे क्वेश्चन करेगा कि भैया यदि एक समपूरक कोण हमारा 30 डिग्री है तो दूसरा समपूरक कोण बताइए क्या होगा? तो कहोगे भैया देखिए दोनों समपूरक कोणों का योग 180 होता है, यदि एक 130 है तो दूसरा हमारा 150 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो इस प्रकार आपसे क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, यहां तक आपको बातें समझ में आई कहोगे? हाँ, हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। ठीक है, अगर अच्छे तरीके से समझ में आ गई है तो आइए दोस्तों हम एक कोण आसन्न कोण होता है उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। एक कोण हमारा आसन्न कोण होता है उसे भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहां तक तो चीजें क्लियर हो गई। मैंने कहा ठीक है। ठीक है दोस्तों, आसन्न कोण, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, आसन्न कोण के बारे में हम जिक्र कर लेते हैं।
दोस्तों लिखा है कि आसन्न कोण के बारे में कह रहा है कि दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो और उनमें एक उभयनिष्ठ भुजा हो। ठीक है, कह रहा है यदि उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और स्थित हो, कह रहा है कोण 1 और कोण 2 आसन्न कोण है। ठीक है दोस्तों, इस चित्र में, इस फिगर में एक कोण 1 और कोण 2 दर्शाया नहीं है, मैं आपको समझा अभी दिखा दूंगा बनाकर फिगर। ठीक है, तो दोस्तों मैं एक फिगर बनाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने दोस्तों एक किरण ये खींचा, ठीक है, एक किरण मैंने ये खींचा, एक रेखा मैंने ये खींची। ठीक है, एक मैंने ये खींच ली। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं, इस रेखा को खींचने पर दो कोणों का निर्माण हुआ। कौन सा? एक ये वाला कोण बना है, एक ये वाला कोण बना है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इस कोण का नाम मैं 1 दे रहा हूँ, इस कोण का नाम हम 2 दे रहे हैं। कोण 1 दे रहा हूँ, इस कोण का नाम मैं कोण 1 दे रहा हूँ, और इस कोण का नाम कोण 2 दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। तो दोस्तों इस कोण और इस कोण का एक उभयनिष्ठ शीर्ष है, यही तो उभयनिष्ठ शीर्ष है कहोगे? हाँ, उभयनिष्ठ शीर्ष। ठीक है, और दोस्तों आप खुद देखकर बताइए, इस कोण के लिए और इस कोण के लिए ये भुजा कॉमन है कि नहीं? ये वाली भुजा कॉमन है कि नहीं कहोगे? हाँ, कॉमन है, मतलब उभयनिष्ठ भुजा है कहोगे? हाँ, ये दोस्तों उभयनिष्ठ भुजा हो गई। क्या हो गई? उभयनिष्ठ भुजा हो गई। जो दोनों कोण बन रहे हैं दोस्तों, उन दोनों कोणों के लिए ये वाली जो भुजा है बीच वाली, ये क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, अब दोस्तों ये जो उभयनिष्ठ भुजा है, ये जो उभयनिष्ठ भुजा है, ये जो उभयनिष्ठ भुजा है, इसके दोनों ओर जो रेखाएं खींची गई हैं वो विपरीत डायरेक्शन में है कि नहीं कहोगे? हाँ, विपरीत डायरेक्शन में है। ठीक है, और ऐसे कोण को, जब ऐसे कोण बनते हैं दोस्तों, ऐसे कोण जब बनते हैं, इसी कोण को हम आसन्न कोण कह देते हैं। क्या कह देते हैं? आसन्न कोण कह देते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि जब ऐसे दो कोण जिनमें एक उभयनिष्ठ भुजा हो और एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, और जो हमारा उभयनिष्ठ भुजा है उसके दोनों ओर जो रेखाएं हैं वो विपरीत डायरेक्शन में हो, तो ऐसे कोण को हम क्या कहेंगे? आसन्न कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? आसन्न कोण कहेंगे। आपको यहां तक चीजें क्लियर हुई कहोगे? हाँ, हमें क्लियर हो गई। अब आता है रैखिक युग्म। क्या आता है? रैखिक युग्म कोण। क्या? रैखिक युग्म। आखिर रैखिक युग्म किसे कहते हैं? ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो रैखिक युग्म में जो दोस्तों होता है वो संपूरक कोण का ही एक प्रकार होता है। क्या होता है? संपूरक कोण का ही एक प्रकार होता है। ठीक है, लिखा है रैखिक युग्म के बारे में, कह रहा है एक रैखिक युग्म में आसन्न कोण का एक युग्म है। क्या है? आसन्न कोण का एक युग्म है। ठीक है, मतलब आसन्न कोण में क्या होता था? कहोगे एक उभयनिष्ठ भुजा होती थी, और क्या होता था? कहोगे एक उभयनिष्ठ शीर्ष होता था, और क्या होता था? कहोगे उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर जो रेखाएं हैं वो विपरीत डायरेक्शन में होती है। ये होता था। मैंने कहा ठीक है, यही बात तो लिखा है इसमें कि भैया रैखिक युग्म के बारे में लिखा है कि कह रहा है कि रैखिक युग्म में एक आसन्न कोण का युग्म होता है जिनकी उभयनिष्ठ भुजा विपरीत किरण होती है। क्या? विपरीत किरण होती है। ठीक है, रैखिक युग्म के कोण संपूरक होते हैं। कह रहा है रैखिक युग्म के कोण जो होते हैं संपूरक होते हैं। ठीक है, आपको यह बात ध्यान रखना है कि रैखिक युग्म के जो कोण होंगे वो संपूरक कोण ही होंगे, मतलब उन दोनों कोणों का योग 180 ही होगा। ठीक है, जैसे दोस्तों मैंने एक रेखा खींच ली। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं? ठीक, मैंने एक यहां पर ऐसे खींच ली। ठीक है, तो यहां पर इनके बीच में एक कोण बन रहा होगा कहोगे? हाँ। ठीक है, मान लेते हैं Q डिग्री का बन रहा था। यहां पर भी एक कोण बन रहा होगा कहोगे? हाँ। मान लेते हैं P डिग्री का कोण बन रहा था। कितने डिग्री का कोण बन रहा था कहोगे? एक P डिग्री, इधर P डिग्री का बन रहा था, इधर Q डिग्री का बन रहा था, मान लिया। ठीक है, तो दोस्तों आप मुझे बताइए दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा कि नहीं कहोगे? हाँ, सीधी सी बात है 180 डिग्री ही होगा। अभी को मैंने
करवाया समझाया भी था, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं, यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि इस कोण के लिए और इस कोण के लिए ये वाली भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। और इन दोनों कोणों का एक उभयनिष्ठ शीर्ष भी है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। और इस उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर विपरीत किरण भी है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। और ऐसी जब आकृति बनता है या ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं, ऐसे कोण को हम रैखिक युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक युग्म कहते हैं, रैखिक युग्म कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि भैया रैखिक युग्म के कोण हमेशा क्या होंगे, भैया रैखिक युग्म के कोण हमेशा 180 डिग्री के होंगे। मतलब रैखिक युग्म कोण एक संपूरक कोण होता है। आपको यहाँ तक क्लियर हुई बात है, कहोगे हाँ, हमें अच्छी तरीके से क्लियर हो गई है। ठीक, आइए दोस्तों हम अपने पहले क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, जो हमने पूरक कोण और संपूरक कोण के में समझा था कि आखिर अगर एक पूरक कोण दिया है तो दूसरा पूरक कोण कैसे निकालते हैं, और एक संपूरक कोण दिया है तो दूसरा संपूरक कोण कैसे निकालते हैं। इन दोनों चीजों पर हम एक दो क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, जिससे हम परेशानियों से बच सके। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान पूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि पूरक कोणों में से एक कोण जो है 35 डिग्री का है, तो दूसरा पूरक कोण बताइए। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि भैया पूरक कोण दो होते हैं, और दोनों जो पूरक कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, कहोगे 90 डिग्री होता है। आपको पता है दोस्तों, तो पूरक कोण जो होते हैं दो होते हैं, और उन दोनों पूरक कोणों का योग कितना होता है, कहोगे 90 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया पूरक कोणों में से एक कोण 35 डिग्री का है, तो दूसरा पूरक कोण बताइए। दोस्तों आपको पता है कि भैया पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अगर उसमें से एक कोण हमारा 35 डिग्री है, पूरक कोणों में से एक पूरक कोण हमारा 35 डिग्री है, तो दूसरा पूरक कोण कितना होगा, कहोगे 90 में से हम घटा देते हैं, 5 आ गया, 8 में से 3 गया, 5 आ गया। मतलब दूसरा पूरक कोण जो होगा 55 डिग्री का होगा। क्या 55 डिग्री का होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूरक कोणों में से एक पूरक कोण जो है हमारा 45 डिग्री है। क्या है, 45 डिग्री है, तो दूसरा पूरक कोण क्या होगा, यही तो कह रहा है, कहोगे हाँ। तो दोस्तों एक बात बताइए, पूरक कोण कितने होते हैं, कहोगे 2 होते हैं, और दोनों पूरक कोणों का योग कितना होता है, कहोगे 90 डिग्री होता है। अगर उसमें से एक पूरक कोण हमारा 45 डिग्री है, एक पूरक कोण हमारा 45 डिग्री है, तो दूसरा पूरक कोण कितने डिग्री का होगा, कहोगे दूसरा पूरक कोण जो होगा वो 45 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों थोड़ा एडवांस क्वेश्चन उठा लेते हैं, जिससे आपको और मजा आए क्वेश्चनों को सोल्व करने में। ठीक, कह रहा है यदि एक पूरक कोण, कह रहा है यदि एक कोण इसके पूरक कोण का, कह रहा है यदि एक कोण इसके पूरक कोण का 4 गुना हो तो कोण बताइए। कह रहा है एक पूरक कोण है, अपने पूरक कोण का 4 गुना है, अपने पूरक कोण का 4 गुना है, तो वो कोण बताइए क्या होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मैं 2 तरीके से इस क्वेश्चन को बनाऊंगा। मान लेते हैं दोस्तों वो कोण रहा होगा थीटा डिग्री। अगर दोस्तों कोई कोण थीटा डिग्री है, तो इस कोण का पूरा कोण क्या होगा, कहोगे देखिए इस कोण का पूरा कोण। अच्छा एक बात बताइए मुझे, अगर एक कोण हमारा 30 डिग्री है, तो इस कोण का पूरा कोण क्या होगा, कहोगे देखिए 2 पूरक कोणों का योग होता है 30 डिग्री 90 डिग्री। अगर एक पूरक कोण हमारा 30 डिग्री है, तो दूसरा पूरक कोण हमारा 60 डिग्री होगा। तो कैसे आया है, कहोगे हमने 90 में से 30 डिग्री को घटा दिया है, तो इसका पूरा कोण निकल कर आ गया है। हाँ कि ना कहोगे हाँ, इसका पूरा कोण निकल कर आ गया है। दोस्तों 60 डिग्री का पूरा कोण 30 कहलाएगा, 60 डिग्री का पूरा कोण क्या कहलाएगा, 30 कहलाएगा, और 30 डिग्री का पूरा कोण क्या कहलाएगा, 60 कहलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं। अब दोस्तों यदि एक पूरक कोण हमारा थीटा डिग्री है, तो दूसरा पूरक कोण क्या होगा, कहोगे 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि दूसरा पूरक कोण निकालने के लिए हम 90 में से घटाते हैं। ठीक है, संख्या में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, लेकिन वैसे अगर कहा जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैं समझा दिया यहाँ पर। तो दूसरा पूरक कोण क्या होगा, कहोगे 90 माइनस थीटा डिग्री होगा, 90 माइनस थीटा डिग्री होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है कि एक कोण है, एक कोण अपने पूरक कोण का 4 गुना है। मान लेते हैं वो कोण हमारा थीटा डिग्री था। कह रहा है कि ये जो कोण है अपने पूरक कोण तो यही होगा, कहोगे हाँ। कह रहा है ये जो कोण है अपने पूरक कोण का 4 गुना है। कौन 4 गुना है, कहोगे ये है 4 गुना।
तो ये 4 गुना कम है, कहोगे हाँ। अगर दोनों को मेंटेन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कहोगे देखिए ये 4 गुना है तो इसे भी 4 गुना कर दीजिए, दोनों मेंटेन हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 360 हो जाएगा, ये 4 थीटा हो जाएगा, इधर आएगा तो 5 थीटा हो जाएगा। ठीक है, 360 आ जाएगा। ठीक है, थीटा बराबर कितना डिग्री आएगा, कहोगे 72 डिग्री आएगा। क्या आएगा, 72 डिग्री आएगा। हमसे पूछा था कि बताइए वह कोण कौन सा होगा, तो वह कोण कौन सा होगा दोस्तों, 72 डिग्री होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं। अब बात आती है इस क्वेश्चन को मैं और दूसरे तरीके से करा सकता हूं। आपने कहा कि भैया इस क्वेश्चन को क्या हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं, मैंने कहा हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, हम दूसरा तरीका अपनाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि कोई कोण अपने पूरक कोण का 4 गुना है तो दूसरा कोण बताइए। मान लेते हैं दोस्तों, अच्छा दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कहा है, कहोगे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई कोण है अपने पूरक कोण का 4 गुना है। क्या है, पूरक कोण, अपने पूरक कोण का, किसका, अपने पूरक कोण का 4 गुना है। ठीक है, अब इसी बात को हम गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि एक कोण है, मैंने कहा हाँ आगे बोलिए। कह रहा है कि अपने पूरक कोण का 4 गुना है। अगर मुझे इसका पूरक कोण पता चल गया तो मैं ये वाला कोण बता सकता हूं कि नहीं, कहोगे हाँ। मान लेते हैं दोस्तों पूरक कोण हमारा 1 है, मान लेते हैं पूरक कोण हमारा 1 है। ठीक है, अब दोस्तों हमें पता चल गया कि हमने मान लिया है कि भैया पूरक कोण 1 है। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, कहोगे क्वेश्चन में कह रहा था कि एक कोण है अपने पूरक कोण का, किसका, अपने पूरक कोण का मतलब 1 का। कह रहा है अपने पूरक कोण का 4 गुना है। अगर अपने पूरक कोण का 4 गुना है तो वो कोण कितना है, कहोगे देखिए इसका 4 गुना तो 4 होगा, मतलब वो कोण हमारा 4 यूनिट होगा, कहोगे हाँ। मान लिया दोस्तों कि जो कोण था उसका पूरक कोण हमारा 1 था। ठीक है, तो वो कोण कितना होगा, कहोगे पूरक कोण का 4 गुना होगा, मतलब कहोगे 4 यूनिट होगा। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों पूरक कोण मैंने माना होता, अगर पूरक कोण मैंने माना होता 2 यूनिट तो वो कोण कितना होता, कहोगे 8 यूनिट होता। कितना होता, 8 यूनिट होता। अगर मैंने माना होता दोस्तों पूरक कोण मैंने 3 यूनिट माना होता, तब वो कोण कितना होता, कहोगे 12 यूनिट होता। लेकिन फायदा क्या है, कोई फायदा तो है नहीं, कहोगे हाँ। ठीक, तो इस प्रकार दोस्तों पता चल गया कि भैया जो कोण था, यदि उसका पूरक कोण हमारा 1 यूनिट था तो वो कोण हमारा 4 यूनिट था। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों ये भी पूरक कोण है, ये भी पूरक कोण है, और आपको पता है कि 2 पूरक कोणों का योग कितना होता है, कहोगे 90 डिग्री होता है। लेकिन यहां पर देखा जाए तो 5 यूनिट है, वैसे हमें पता है कि भैया दोनों पूरक कोणों का योग कितना होता है, कहोगे 90 डिग्री होता है। मतलब 5 यूनिट बराबर 90 डिग्री की, 1 यूनिट बराबर कितने के, कहोगे 18 डिग्री की। हमसे पूछ रहा था कि वो कोण बताइए, वो कोण कितना डिग्री था, कहोगे 4 यूनिट था। पूरक कोण नहीं, पूरक कोण हमारा 1 यूनिट है। हमसे पूछा था कि वो कोण बताइए, तो वो कोण कितना डिग्री था, यूनिट था, कहोगे 4 यूनिट। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 18 डिग्री है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, कहोगे 72 डिग्री होगी। क्या होगी, 72 डिग्री होगी। देखिए दोस्तों दोनों तरीके से हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संपूरक कोणों में से एक कोण 80 डिग्री है तो दूसरा संपूरक कोण बताइए। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि भैया संपूरक कोण 2 होते हैं और 2 संपूरक कोणों का योग कितना होता है, कहोगे 180 डिग्री होता है। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि भैया संपूरक कोण 2 होते हैं और वे दोनों कोण आपस में एक दूसरे के संपूरक होते हैं। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। और उन दोनों का कोणों का योग कितना होता है, कहोगे 180 होता है। अगर दोस्तों 2 संपूरक कोणों का योग 180 होता है, उसमें से एक संपूरक कोण हमारा 80 डिग्री है तो दूसरा संपूरक कोण कितना होगा, कहोगे 100 डिग्री होगा। क्या होगा, 100 डिग्री होगा। बताइए हाँ कि ना, कहोगे हाँ। हमसे पूछा था कि बताइए दूसरा संपूरक कोण क्या होगा, तो दूसरा संपूरक कोण हमारा 100 डिग्री होगा। बताइए कोई दिक्कत यहां तक, कहोगे नहीं। अगला दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संपूरक कोण, कह रहा है यदि 2 संपूरक कोण 7x + 58 डिग्री व 16x + 53 डिग्री है। कह रहा है कि यदि 2 संपूरक कोण 7x + 58 डिग्री व 16x + 53 डिग्री है तो 5x की वैल्यू क्या होगी, 5x का मान क्या होगा। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक संपूरक कोण 57x + 58 डिग्री है। ठीक है, कह रहा है कि दूसरा जो संपूरक कोण है 16x 53 डिग्री है। अगर दोस्तों ये दोनों संपूरक कोण है, यदि ये दोनों कोण संपूरक कोण है तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा, कहोगे हाँ। तो एक बार चेक करते हैं दोनों कोणों का योग है कितना। ठीक है, मैंने जोड़ दिया, 23x आ गया। ठीक है, इधर जोड़ा 8 3 11 खासी लगे 111 आ गया।
हमें पता है कि भैया हमने निकाला तो पता चला कि भैया दोनों संपूरक कोणों का योग इतना है, लेकिन हमें पता है कि भैया दोनों संपूरक कोणों का योग तो 180 होगा। मैंने बराबर 180 लिख दिया, ठीक है। 111 इधर जाएगा, 111 इधर जाएगा, तो 180 में से 111 घटाएंगे तो कितना आएगा, कहोगे 9। 7 में से एक जाएगा तो 69 बचेगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या कितनी आ जाएगी, कहोगे एक्स वैल्यू आ जाएगी 3। हमसे पूछा कितना है, कहोगे हमसे पूछा है 5x की वैल्यू पूछा है। 5x की वैल्यू कैसे निकलेगी, कहोगे अगर x की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं तो 5x की वैल्यू निकल जाएगी। मैंने कहा ठीक है, x की वैल्यू उठा के 3 रख दिया तो आ गया 15। क्या आ गया, 15 आ गया, ठीक है। मतलब 5x की वैल्यू कितनी है, 15 डिग्री है। क्या है, 15 डिग्री है। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर अपने बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि दो पूरक कोणों का अनुपात 11:19 है, दोनों कोणों का मान ज्ञात करिए। क्या, दोनों कोणों का मान ज्ञात करिए, यही तो कह रहा है, कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो पूरक कोण है, दो पूरक कोणों का अनुपात 11:19 है। कह रहा है कि दो पूरक कोण है और उन दोनों पूरक कोणों का अनुपात 11:19 है। इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि यदि एक पूरक कोण हमारा 11 है तो दूसरा पूरक कोण हमारा 19 है, ठीक है। अगर मैं इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखूं तो इसका मतलब यही है कि यदि एक पूरक कोण हमारा 11 यूनिट है तो दूसरा पूरक कोण 19 डिग्री है। तो आप मुझे बताइए दोनों पूरक कोणों का योग होगा कितना, तो देखिए दोनों पूरक कोणों का योग देखा जाए तो 30 यूनिट होगा। कितना यूनिट होगा, 30 यूनिट होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। लेकिन दोस्तों हमें पता है कि ये दो पूरक कोणों का योग कितना डिग्री होता है, कहोगे 90 डिग्री होता है। मतलब 30 यूनिट बराबर 90 डिग्री की, कहोगे हाँ। तो 1 यूनिट बराबर कितने के, कहोगे 1 यूनिट बराबर 3 डिग्री के। क्या, 3 डिग्री के। हमसे पूछा क्या था, कहोगे हमसे दोनों कोणों का मान पूछा था, ठीक है। 1 यूनिट बराबर 3 डिग्री के, तो पहला जो हमारा पूरक कोण है वो 11 यूनिट है, कहोगे हाँ। अगर 1 यूनिट बराबर 3 डिग्री के तो 11 यूनिट बराबर कितने के, कहोगे 33 डिग्री के। मतलब हमारा पहला जो पूरक कोण होगा वो 33 डिग्री होगा, ठीक है। अब दोस्तों आप 90 में से घटाकर दूसरा पूरक कोण निकाल सकते हैं या आप इस वैल्यू के सहारे निकाल सकते हैं, हाँ कि ना, कहोगे हाँ, ठीक है। 1 यूनिट बराबर 3 डिग्री के तो दूसरा पूरक कोण हमारा 19 यूनिट था, तो 19 यूनिट बराबर कितने के, कहोगे 57 डिग्री के। अगर 90 में से घटाकर निकालते तब भी हमारा 57 डिग्री ही आता, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो दोस्तों इसने पूछा था, इस क्वेश्चन में पूछा था कि बताइए दोनों पूरक कोणों का मान क्या है, तो आप बता सकते हैं कि भैया एक पूरक कोण हमारा 33 डिग्री है, एक पूरक कोण हमारा 57 डिग्री है, ठीक। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।